नमस्ते एंड वेलकम टू द भारत डिफेंस। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। लगातार बहुत सी दिनों से बांग्लादेश की ओर से ऐसी खबरें आ रही हैं जो हमारा मन विचलित कर देने वाली हैं। जैसा हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि मंदिरों पे बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में हुई हैं और क्या इसमें विदेशी इंटरफेरेंस है, क्या विदेश का हाथ है इसमें? कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अमेरिका का हाथ है, कुछ ने कहा ब्रिटेन का भी हाथ है। तमाम कई सारी चीजें बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में, बहुत ही छोटे टाइम के अंतराल पे बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में घटित हुई हैं पिछले कई दिनों में। हमने देखा है कि दुनिया भर में लगातार कुछ ना कुछ, जब से जो बाइडेन अपनी प्रेसिडेंटशिप जो है ये खो रहे हैं, खो चुके हैं बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप का आना लगभग तय हो चुका है और इसी महीने में एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण भी पूरा कर लेंगे। इन सारी सिनेरियो में, इन सारी चीजों में एक चीज हमें कॉमन देखने को ये मिल रही है कि लगातार इन परिस्थितियों में डायनामिक बहुत तेजी से चेंज हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। और इसी कड़ी में हमने देखा कि सीरिया में जो बहुत टाइम तक अभी सरकार में रहे, सीरिया में बशर अल असद, उनमें उनकी जो रिजीम थी सीरिया में, उसमें भी चेंज आ गया और उनको भी सीरिया छोड़ करके जाना पड़ गया। हालांकि पिछली बार से कंडीशन इस बार कुछ अलग थी, क्योंकि पिछली बार तो व्लादिमीर पुतिन ने बचा लिया था सीरिया के बशर अल असद को, जब अरब स्प्रिंग में पिछली बार जब आंदोलन हो रहे थे। लेकिन इस बार हालांकि खुद ही उनके हाथ इतने बंधे हुए थे यूक्रेन के वॉर में कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। लेकिन फिर भी तमाम तरह से दुनिया में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक हाथ तो रहता ही है अ, ब्रिटेन का या फिर यूएसए का कह लें। तो आज हम इसी कड़ी को पूरा डिटेल्ड वे में एनालिसिस करने वाले हैं इसका, कि क्या रियली हैपनिंग, क्या हो रहा है आखिर बांग्लादेश में और क्या चीजें घटित हो रही हैं जो दुनिया समाज में लगातार परिवर्तन ला रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई चीज बांग्लादेश में हो रही है ना, तो उसका बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ेगा सीधे भारत पे। क्योंकि पहली बार हमने देखा था जब 1971 में पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू करी भारत से। तो उस समय भी जो चीजें घट रही थी बांग्लादेश में, हालांकि उस समय तो उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था, जो चीजें वहां घट रही थी उसका सीधा सीधा असर आज भी भारत पर पड़ता ही है। हमने पश्चिम बंगाल में महसूस किया है, हमने असम ये चीजें महसूस की हैं। जो बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है, ये भी उसी टाइम से चल रहा है लगभग। तो ये चीजें ओवरऑल इंडिया को जरूर ही अफेक्ट करेंगी और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर है, क्यों ये चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल वे में आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शेख मुजीबुर रहमान की जो लिगेसी है, उस लेगेसी को बार बार चैलेंज किया जा रहा है इस टाइम पे, करंट सिचुएशन में बांग्लादेश में। बांग्लादेश को अगर छोटा सा शॉर्ट एक रिव्यू हम देखना चाहें, तो हम ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। ये जो रहे हैं, ये बांग्लादेश के संस्थापक रहे हैं। थोड़ा सा हम डिटेल्ड वे में इनके बारे में समझ लेते हैं एक बार ब्रीफली। देखिए, इनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। बंग बंधु का मतलब है फ्रेंड ऑफ बंगाल, यानी कि ये बंगाल के मित्र थे। देखिए, इनके शुरुआती जीवन क्या रहा। ये एक रेवोल्यूशनरी रहे हैं शुरू से, क्रांतिकारी ये रहे हैं नेता। छात्र राजनीति में पहले थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। फिर एक टाइम पे इन्होंने यूनाइटेड बंगाल मूवमेंट को भी समर्थन किया। जब भारत का बंटवारे की बात चल रही थी, तो उस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इंडिया और पाकिस्तान से अलग रह करके बंगाल को एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में देखना चाह रहे थे, एक बिल्कुल सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, सेपरेट फ्रॉम द इंडिया एंड पाकिस्तान थिंग। तो इन सब चीजों को भी बहुत प्रोपेगेट किया गया। हालांकि ये चीजों ने वर्कआउट नहीं करा अच्छे से, और ठीक ही हुआ कि इनका इंडिया और पाकिस्तान दोनों में डिवीजन हो गया बांग्लादेश का, ये सॉरी, बंगाल का। इनको कहा जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश, कि चूंकि ये बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता थे। ईस्ट पाकिस्तान में इनकी जो अवामी लीग थी, वो सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी। मेजोरिटी ऑफ द सीट्स, अगर 95% सीट ये जीत करके ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के हकदार थे। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। प्रेसिडेंट रूल भी क्या, आर्मी के कंट्रोल में था। तो उन लोगों ने ठीक नहीं समझा कि एक बंगाली आदमी को हम पाकिस्तान की सत्ता हाथ में देते हैं। इसी के बाद से फिर पॉलिटिकल मूवमेंट को क्रश किया जाने लगा। इन जो इलेक्शंस हुए थे 1970 में, उस 70 के इलेक्शंस को भी बार बार, मतलब उसको कम किया जाने लगा, उसके महत्व को कम किया जाने लगा, उसको रद्द करने की कोशिशें हो गई। इसी के बाद जो बंगाल था उस टाइम का, ईस्ट बंगाल जो आजकल का बांग्लादेश है, उबलने लगा बिल्कुल। और भाषाई तौर पे बार बार अलग थलग किया जा रहा था। इन्हीं सब वजहों से ये बांग्लादेश में एक बहुत बड़े नेता के तौर पे ये उभर चुके थे। ये इसीलिए, और इन्हीं के कहने पे बांग्लादेश को आजादी भी मिली। बांग्लादेश की आजादी को लीड भी यही कर रहे थे। तो ये फादर ऑफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश देश को ही इन्होंने स्थापित किया। आगे ये क्या है, ये जो आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जो अभी फिलहाल भारत में हैं, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके फादर हैं।
और शेख हसीना हम सबको पता है कि अभी कुछ महीने पहले तक ही वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, और अभी इस टाइम पे असाइलम ली हुई है, पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने लिया हुआ है, राजनीतिक रूप से शरण ली हुई है इन्होंने भारत में। हालांकि बांग्लादेश की सरकार अभी भी इनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संधि है नहीं भारत की बांग्लादेश के साथ में। तो ये चीजें अभी नहीं हो पा रही हैं, ग्राउंड रियलिटी इसको नहीं बन पा रही है अभी। ये क्या रहे हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं बांग्लादेश के। जब बांग्लादेश आजाद हो गया पूरी तरीके से पाकिस्तान से, उसके बाद ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रहे, और एक टाइम ऐसा भी आया जब ये आजीवन राष्ट्रपति बनने की भी इन्होंने अपने नियम बना लिए थे। फिर हम आगे देख रहे हैं अभी कि क्या क्या चेंजेस आए उस टाइम पे बांग्लादेश में, और इस सिचुएशन पे जो आजकल के टाइम पे है, बांग्लादेश कैसे पहुंच गया। देखिए, शेख मुजीब पॉलिटिकल करियर, इनका पॉलिटिकल करियर क्या है, ये आपको शेख मुजीबुर रहमान दिख रहे हैं पीछे, आपका बांग्लादेश का झंडा दिख रहा है इसमें। देखिए, इन्होंने क्या किया, सपोर्टेड पाकिस्तान इन हिज अर्ली करियर। जब ये राजनीतिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो अपने शुरुआती दिनों में, शुरुआती राजनीतिक करियर में इन्होंने पाकिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा था उसको सपोर्ट किया। अगर थोड़ा सा क्विक रिकॉल करें, तो बहुत दूर नहीं हमें जाना जाना पड़ेगा, हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि एक पाकिस्तान मूवमेंट चला था 1940 में, जो लाहौर में अधिवेशन पारित किया गया था मुस्लिम लीग की बैठक में, सेशन में, उसमें यही कहा गया था कि हमें पाकिस्तान नाम का एक देश चाहिए, और उसके लिए फिर बड़े बड़े इलीट क्लास में, इलीट वर्ग में, जो मुस्लिम वर्ग में जो अभिजात वर्ग था, जो बड़े लोग थे, उन लोगों ने एक मूवमेंट चलानी शुरू करी ऑल ओवर इंडिया, मतलब जो यूनाइटेड इंडिया था उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया उसमें, और प्रिंसली स्टेट्स वगैरह में, कि पाकिस्तान मूवमेंट को एक समर्थन मिले, पाकिस्तान एक अलग देश बने, भारत आजाद हो तो पाकिस्तान उसमें से एक अलग देश बने। तो उस मूवमेंट को इन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को इन्होंने समझा उसे, और फिर उसके बाद उसको ये प्रोपोगेट करने लगे चारों ओर, ये उसको सपोर्ट करने लगे। आगे क्या हुआ, जैसे ही पाकिस्तान को आजादी मिल गई, बाय द 1960s मुजीब अडॉप्टेड बंगाली नेशनलिज्म। अब चूंकि वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, इनको तो सबसे पहले आजादी मिल गई, भारत से आजादी लेकर के इन्होंने पाकिस्तान बना ली, ब्रिटेन से आजादी ली और भारत को बंटवारा करा के ये पाकिस्तान नाम के देश में रहने लगे। लेकिन जो पाकिस्तान बना, वो भी दो टुकड़ों में रह गया ना। बांग्लादेश कहाँ कंप्लीट हुआ, पहले पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो रहा, उसके बाद एक पाकिस्तान का एक राज्य था जिसको बोलते थे ईस्ट बंगाल, तभी तो आज हमारे पास वेस्ट बंगाल है भारत में। भारत में रह गया वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान में बचा ईस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल है उसकी भाषा आपको मिलेगी बंगाली। क्या मिलेगी भाषा, उसकी मिलेगी बंगाली। इसीलिए देखिए, इनको एक अवार्ड, इनको एक ओपिनियन हुआ था, ओपिनियन में इनको कहा गया था कि ये ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम्स हैं। क्या है ये, ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम्स का इन्हें दर्जा दिया गया, कि ये पूरे अब तक इस लंबे समय में सबसे ग्रेटेस्ट बंगाली हैं। क्यों, इन्होंने बंगाली नेशनलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। किसको अडॉप्ट कर लिया, बंगाली नेशनलिज्म को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि बार बार भाषावार तरीके से बंगाली लोगों को दबाया जाने लगा। पाकिस्तान में बार बार यही कहा जा रहा था कि आप उर्दू को अपना लीजिए, और जबकि उर्दू तो भाषा थी ही नहीं बंगाल की। तो बंगाल में भी थे तो ये भी मुस्लिम, पाकिस्तान भी मुस्लिम था, और ये भी बांग्लादेशी भी मुस्लिम थे, मेजोरिटी ऑफ द जो वहां की पॉपुलेशन थी। लेकिन फिर भी एक रीजनलिज्म की भावना यहाँ पे जगने लगी। क्यों, क्योंकि भाषा के नाम पे इनको दबाया जाने लगा, इनके राइट्स कर्व किए जाते थे, इनको आर्मी में, या यूं कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इनको पोजीशन नहीं दी जाती थी, उतनी रैंक नहीं दी जाती थी। रेवेन्यूज आते थे ईस्ट बंगाल से, यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, रेवेन्यू वहां से ज्यादा कलेक्ट होता था, खर्च होता था वो आज का जो पाकिस्तान है वहां पे खर्च हो जाता था। यानी ईस्टर्न साइड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वेस्टर्न साइड में, यानी जो वेस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे कहलाता था, आज उसे ही हम पाकिस्तान कहते हैं, तो वेस्ट पाकिस्तान में जाकर के वहां पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। एक टाइम पे इन्होंने ही कहा था, शेख मुजीबुर रहमान जो है, इन्होंने ये टाइम पे कहा था कि जब भी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, उस टाइम पे इस्लामाबाद एक नया शहर बस रहा था, जिसे पाकिस्तान की एक नई कैपिटल बनाई जानी थी। तो इन्होंने कहा था कि जब भी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, तो मुझे वहां से ऐसी बू आती है जैसे ईस्ट बंगाल का जो जूट है, जो कॉटन है, ठीक है, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है, उसकी बू मुझे आती है वहां से। क्यों, उन्होंने यही बात इसलिए कही क्योंकि पैसा उन्हीं लोगों का लग रहा था, बंगालियों का पैसा लग रहा था वहां पे, और उसी चीज से डेवलपमेंट हो रही थी पाकिस्तान की, और इनको फायदा कुछ नहीं मिल रहा था, एक रिटर्न इनको कुछ नहीं मिल रहा था, सारा चीज ये दे रहे थे, रिटर्न इनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, बंगाली नेशनलिज्म को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया पूरी तरीके से। अब देखते हैं इसके क्या बाद क्या होता है। डिक्लेयर्ड बांग्लादेश इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर इन 1971। 1971 में इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी मार्च में। देखिए क्या है,
जब इन्होंने इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, इलेक्शंस होने के बाद पाकिस्तान ने सीधे सीधे उसको मानने से मना कर दिया। जो आर्मी रूल कर रही थी उसने सीधे मना कर दिया मानने से, कि हम इसे मानेंगे ही नहीं। अगर वो इलेक्शन के रिजल्ट्स मान लेते तो इसका सीधा मतलब होता कि पावर जो है ट्रांसफर करनी पड़ी थी, करनी पड़ जाती इन्हें, मुजीबुर रहमान को। और जो पाकिस्तान होने नहीं देना चाह रहा था कि किसी एक बंगाली के साथ, वो बंगाली लोगों को इन्फीरियर मानते थे कि ये इनसे कमतर हैं, बाकी पाकिस्तानियों से। जो पाकिस्तानी गोरे हैं उनसे ये लोग इन्फीरियर हैं। चूंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है बंगाल में कि वहां पे लोग जो होते हैं वो रिलेटिवली, जो आज का जो पाकिस्तान है उस साइड से रिलेटिवली थोड़े से कम गोरे होते हैं। तो इन लोगों को लगता था कि ये इन्फीरियर लोग हैं, और इनकी भाषा भी हमारी उर्दू नहीं है जो हम बोलते हैं, ये पंजाबी ये बंगाली बोलते हैं। तो इस वजह से लगातार इन्फीरियर मान रहे थे इन लोगों को। इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स मानने से ही मना कर दिया। उसी के बाद से तमाम मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गई, लिबरेशन वॉर स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे एक वॉर की तरफ से सारा चीज बढ़ रहा था, बंगाली लोगों का इन्फ्लक्स भी बढ़ रहा था भारत में। बहुत से लोग शरणार्थी बन के आ रहे थे। पाकिस्तान ने तो एक मूवमेंट ही लॉन्च कर दिया, जिसे हम कभी एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। उसका नाम हो, उस जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया पाकिस्तानियों ने, उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। और 300 लाख से ज्यादा बंगाली लोगों को मारा पाकिस्तान ने। बहुत सारी चीजें हुई, वो किसी एक सेपरेट वीडियो में हम किसी दिन अच्छे से उसे डिटेल में समझ लेंगे। अभी फिलहाल आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो हम बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हुई है, जिस वजह से आज बांग्लादेश की ये सिचुएशन है। देखिए, हिज गवर्नमेंट प्रूव्ड लार्जली अनसक्सेसफुल इन कर्विंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनार्की। जब ये सत्ता में आ गए, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया भारत के समर्थन से, जब ये सत्ता में आ गए, लेकिन आने के बाद एक बहुत अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ये सफल नहीं हुए। ये काफी अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनार्की जो, मतलब वहां पे एक अराजकता का माहौल बना हुआ था, या पॉलिटिकल अराजकता कह लें हम लोग, या उसको इकोनॉमिक अराजकता कह लें, ठीक है। इन दोनों अराजकता का जो माहौल था, शांति ढंग से स्थापित नहीं हो पाई। और जब ये चीजें नहीं हो पाती हैं, तो लेफ्ट विंग की इंसर्जेंसी यहाँ पे जन्म लेती है। यानी कि जो वामपंथ के लोग होते हैं उनका झुकाव तेजी से बढ़ने लगता है। वो एक युद्ध करके फिर से एक नई क्रांति को जन्म देना चाहते हैं। तो इसी वजह से इतना असंतोष हो गया इनको। हालांकि ये बांग्लादेश के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी ये देश में आजादी के बाद स्थिरता नहीं ले पाए। उसी के समय 1975 में एक सेकंड रेवोल्यूशन हो गया। इन्होंने एक सेकंड रेवोल्यूशन, पहला रेवोल्यूशन तो ये था कि पाकिस्तान से आजादी मिलनी थी, जो तो मिल गई थी। अब एक सेकंड रेवोल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया। इसमें क्या हो गया, वन पार्टी रिजीम। जो इतनी सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनार्की फैली हुई थी, मतलब अराजकता का माहौल था, लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तमाम डेमोन्स्ट्रेशन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी। इन सब को रोकने के लिए ऑपोजिशन बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था। इन सब चीजों को रोकने के लिए इन्होंने वन पार्टी रिजीम इंस्टॉल कर दिया। यानी कि एक ही पार्टी की सत्ता होगी, और ये अनइम्पीचेबल प्रेसिडेंट बन गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनइम्पीचेबल प्रेसिडेंट। यानी ये जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, इनके ऊपर कोई हटा ही नहीं सकता इनको। जैसे आजकल के हम देखें तो अमेरिका में, भारत में राष्ट्रपति क्या है, इम्पीचेबल है, उनको हटाया जा सकता है पद से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या सिस्टम बना लिया कि ये अनइम्पीचेबल है, यानी इनको कोई हटा ही नहीं सकता, आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। बाद में इसी चीज के लिए इन्हें असैसिनेट कर दिया गया। फिर बाद में इनका जीवन का अंत हो गया इनके, फिर कुछ लोगों ने इनको मार दिया। और इन्होंने क्या कहा गया था, 2004 में एक ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें इनको कहा गया था बीबीसी द्वारा कि ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम्स, ये अब तक के सबसे महान बंगाली थे ये। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं इनके बारे में, करंट सिचुएशन क्या है बांग्लादेश में। देखिए करंट सिचुएशन क्या है। अब इन्हें नो लॉन्गर फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है उसका फादर का जो इनको दर्जा मिला हुआ है, उस दर्जे को अब खत्म किया जा रहा है बिल्कुल। क्योंकि अब जो यहाँ पे हमें ये चीज समझने की अच्छे से जरूरत है कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है बांग्लादेश में। देखिए लगातार दुनिया चेंज हो रही है धीरे धीरे, और हर तरीके से अमेरिका जो है वो किसी न किसी माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये आरोप लगते रहे हैं बांग्लादेश ये अमेरिका पे। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसी रिजीम्स को इंस्टॉल करने की कोशिश में है लोग, विदेशी ताकतें, जिससे उनको कुछ ना कुछ फेवर मिलता रहे। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक न्यूज सुनी थी जिसमें कहा गया था, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की साजिशें चल रही हैं, और इसमें अमेरिका का डायरेक्ट उन्होंने नाम लिया था बाकायदा, कि पाकिस्तान, ये अमेरिका की और पाकिस्तान की मिली भगत की कुछ चाल है कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है।
और उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और बांग्लादेश में धीरे धीरे हालात इतने बेकाबू हो गए कि उन्हें भागना पड़ गया। तो अब क्या है, अब जो वहां पे एक रिजीम आई है, नई सरकार आ गई है, नई सरकार चाहती है कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि एक सेक्युलर नेता हो गए थे, जो सेकुलर नेता थे पहले, हालांकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे, लेकिन बाद में तो सेकुलर नेता हो गए थे, और जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो भी सेकुलर गवर्नमेंट ही थी लार्जली, और वो इंडिया को फेवर करती थी और रशिया को फेवर करती थी। चाइना से उनके बहुत बेहतरीन रिलेशंस नहीं थे, मतलब ओके ओके ठीक ठाक ही रिलेशन था, और अमेरिका से कोई बहुत अच्छे रिश्ते रह ही नहीं गए थे, जब इतना बड़ा आरोप उन्होंने पब्लिकली लगा दिया सबके सामने। तो अब ये क्या जो रिजीम आई है, ये कुछ ना कुछ समर्थन तो इसे प्राप्त है, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार कि जब वहां के अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो अर्थशास्त्री है ना, मोहम्मद यूनिस, जब ये गए थे अमेरिका में तो इनको बड़ा सम्मानित किया गया था, अमेरिका में जो ऑफिशियल्स हैं बड़ा सम्मानित किया इन लोगों ने उन्हें। तो जाहिर सी बात है उनको बड़ा अच्छा समर्थन प्राप्त है। अब वो वही कर रहे हैं जो अमेरिका चाह रहा है, वही फेवर कर रहे हैं वो। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, लीगेसी मिटा रहे हैं, किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की, फादर ऑफ द नेशन का भी इनसे ताज छीन रहे हैं, जो भी आजादी में इनका क्रेडिट था उसे खत्म कर रहे हैं, इनके जितने मेमोरियल थे उसे खत्म कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे ये बात है, इनकी प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से इनके जो भी फुटप्रिंट्स रह गए हैं बांग्लादेश में उसको खत्म किया जाए। और क्या है, सेट टू हैव सपोर्ट ऑफ द यूएस, यूनाइटेड नेशंस का, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी अमेरिका का यहाँ पे सपोर्ट है, सीधे सीधे शब्दों में ये चीजें कही जा रही हैं। और हम आगे क्या देख रहे हैं, सडन राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में अचानक से जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है। वो लोग जेल से, जो पहले जेल में बंद थे, अब उनको जेल से बाहर लाया जा रहा है। वहां पे हमने देखा अभी हिंदूज पे कितने अटैक्स हुए हैं, माइनॉरिटीज पे अटैक हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये लोग उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। और जो बांग्लादेश को इतना ज्यादा परेशान किया, प्रताड़ित किया था एक टाइम पे पाकिस्तान ने, अब बांग्लादेश से ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भाई हैं, हमें एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना लेनी चाहिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला। अब ये टर्म एक और खतरनाक चीज है जिससे इंडिया को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास एटम बम्स हैं, यानी न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बांग्लादेश के पास नहीं है। और जब तक पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, बांग्लादेश भी कम से कम उसके अंडर में तो था। तो बांग्लादेश के कुछ नेताओं का क्या कहना है, एक्सट्रीमिस्ट का, कि हमें अब उस जो न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के, उसके अम्ब्रेला प्रोटेक्शन में हमें आ जाना चाहिए। यानी अगर भारत हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन से ही प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब ये एक ऐसी बात है जो चीज है ही नहीं, भारत कभी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन ये झूठे आरोप बार बार भारत पे लगाए जा रहे हैं, और ये लगा कौन रहा है, यही एक्सट्रीमिस्ट ही लगा रहे हैं। आगे देखते हैं ये सिचुएशंस भारत पे क्या असर डालती हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा भारत में, ये है हमारी भारत की करंट पोजीशन। आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें 7 सिस्टर्स हैं, ये जो 7 बहनें कहा जाता है स्टेट्स वो हैं। और ये एक आपका सिक्किम है, यानी एक भाई, 7 बहनों का एक भाई, 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर, दैट इज सिक्किम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेंट्रली पोजिशन है यहाँ पे बांग्लादेश। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, लैंड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, ये सारे जो 7 स्टेट्स हैं ना, ये देखिए यहाँ पे, ये सभी लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, यानी इनके पास समुद्र का कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है जिससे ये कनेक्ट हो सके। और ये चीज भारत को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। ये एक बिल्कुल पतला सा कॉरिडोर है, जहां आप देखेंगे यहाँ भारत की जो पकड़ है वो बहुत ही कमजोर है। आप देखिए इतना छोटा सा बस एरिया है ये मुश्किल से 17 से 22 किलोमीटर का एरिया है, बिल्कुल चोक पॉइंट है भारत का। और इसे ही कहते हैं चिकन स्नेक, यानी मुर्गे की गर्दन। मुर्गे की गर्दन बहुत पतली होती है, ये भारत के मुर्गे की गर्दन है, चिकन स्नेक कहा जाता है भारत का इसे। क्योंकि अगर इस पे अगर कोई आंच आई तो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो पूरी तरीके से कट जाएगा। और इंसर्जेंसी का जब वक्त आता है तो हमने ये बहुत बार देखा है, चाहे असम में उल्फा वगैरह रहे हो, या और भी कुछ आतंकवादी संगठन जो है यहाँ पे, हथियारबंद संगठन, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, मेघालय में हो गए, या फिर ऐजवाल मणिपुर में है, नागालैंड में है, बहुत सारे ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जिनको समर्थन मिलता है चाइना से। वो भाग जाते हैं बार बार म्यांमार में, या भाग जाते हैं वो बांग्लादेश में, उन्हें वहां से समर्थन मिलता है। तो अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होगा, वहां पे अस्थिरता आएगी, बांग्लादेश अगर डिस्टेबलाइज होगा, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक चीज तो हमने पहले भी देखी है और आज भी हम देख ही रहे हैं, जब भी बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होगा, वहां से जो माइनॉरिटी है वहां की, यानी हिंदू बंगाली जो हैं, वो भागकर इंडिया ही आ जाते हैं।
वो जब प्रताड़ित होते हैं तो ये यानी शरणार्थी भी भारत में बहुत ज्यादा आने लगेंगे। और यहाँ के जितने भी दुश्मन हैं देश के, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह के जो भी उग्रवादी संगठन है, हथियारबंद गिरोह जो वहां पे छिटपुट हमले करते रहते हैं, वो सभी भाग के बांग्लादेश ही जाएंगे। यानी ओवरऑल पूरी तरीके से भारत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ तो। और इसमें अमेरिका, इसमें ब्रिटेन, इसमें पाकिस्तान, इसमें चाइना, इन सब का हाथ जो है वो कहा जा रहा है इन सब चीजों में कि किसी न किसी तरीके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया को। आगे देखते हैं हम। देखिए ये इंडिया की ओवरऑल पोजीशन है। ये हम देख रहे हैं इंडिया का मैप है। ये हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है, ये आजाद कश्मीर, ये अक्साई चीन, ये हमारा इंडिया का ही पार्ट है पूरा कश्मीर, जो कुछ हिस्से चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा रखे हैं। ये हमारा मैप में रहा। देखिए ये हमारे मैप में है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और बांग्लादेश बिल्कुल सेंट्रली पोजिशन है यहाँ पे। यानी अगर बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम है तो भारत को भी ओवरऑल बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चीज में मैनेज करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, ये चिकन स्नेक जो कॉरिडोर है, इन सब चीजों के लिए जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट भारत पे बहुत ज्यादा पड़ेगा इस पे, अगर बांग्लादेश डी स्टेबलाइज होता है और वहां पे सिचुएशंस बहुत तेजी से नहीं सुधरती है तो। बहुत सी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, देश दुनिया के तमाम मुद्दे हैं जो भारत को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये जो चीजें हो रही हैं कोई नई नहीं है बांग्लादेश के साथ, ये अभी हाल ही में सीरिया में हुई हैं, इससे पहले इराक में हो चुकी हैं, अभी यूक्रेन रशिया में चल ही रहा है। रशिया को भी डिस्टेबलाइज करने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं वेस्ट द्वारा, लेकिन वो अभी भी सफल नहीं हो पाए। व्लादिमीर पुतिन अभी भी बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी सत्ता में बने हुए हैं, बल्कि युद्ध के बाद तो उन्होंने अपनी पकड़ और भी मजबूत करी है सत्ता पे। एक वीडियो हम कल इसके लिए लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन के अभी हाल फिलहाल में ही 25 साल पूरे हो गए हैं रूस की सत्ता में। उस पर एक वीडियो हम कल बनाएंगे जिसमें हम पूरा उनका डिटेल्ड वे में कवर करेंगे, उनकी पूरी स्टोरी को, कैसे वो बचपन में कहाँ रहते थे, कैसे था, क्या सिस्टम था उनके देश में, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे अपने करियर में उनकी ग्रोथ हुई, फिर वो राष्ट्रपति कैसे बने, क्रेमलिन में कैसे पहुंचे। ये सारी हम ओवरऑल स्टोरी जो है वो पूरी डिटेल्ड वीडियो में इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। और ये जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट जो है ये आप देख लीजिए, यही आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन स्नेक है, बहुत ही पतला सा कॉरिडोर है ये, बांग्लादेश और नेपाल के बिल्कुल बीच में है ये। और ये आपका सिक्किम है, ये भूटान, और इसी पे, हाँ इसी पे आप देखें अगर याद करें तो ये जो एरिया है ना, यही डोकलाम का एरिया है। यही जो एरिया जो मैंने अभी रेड कलर से इसको पिन पॉइंट किया है, यही डोकलाम का एरिया है, जो कि ट्राई जंक्शन है। किसका ट्राई जंक्शन? मतलब तीन तरफा वो घिरा हुआ है। किससे? एक तो तिब्बत से घिरा हुआ है, तिब्बत पे तो चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, तो ओवरऑल अब चाइना में ही कब्जे में है। यानी एक तरफ से चाइना, इधर भूटान और इधर भारत। यहीं पे तो 2017 में भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हो गई थी, 3-4 महीने तक इनका गतिरोध चला था बिल्कुल। और फिर बाद में भारत जिस तरह से डटा रहा, फिर चाइना के पीछे हटना पड़ा। तो यही चीज है, अगर ये रीजन जो है ये बहुत ही खास है भारत के लिए। अगर इस रीजन में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, भारत उसमें बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा और उसमें भारत के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। हालांकि भारत अगर चाहते तो बांग्लादेश अभी भी कुछ चू नहीं कर सकता देश के खिलाफ, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएं, भारत अगर सैंक्शंस लगा दे, भारत अगर बांग्लादेश को जो सुविधाएं देता है, जो उन्हें सिस्टम देता है, प्रोवाइड कराता है उनको देश को चलाने के लिए, अगर वो चीज खत्म हो जाए तो बांग्लादेश कुछ ही दिनों में घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन भारत अभी भी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यूज कर रहा है, ताकि कम से कम एक डराया भी जाए एक तरीके से, और एक तरीके से समझाया भी जाए। तो आगे हम देख रहे हैं इन सब चीजों को, हमने अच्छे से इसको डिटेल्ड वे में कवर किया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जिन्होंने सत्ता में 25 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे हम बताएंगे इस बारे में वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।